नमस्कार साथियों। आज दिनांक है 7 और आज जनसत्ता पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है। आज गणेश चतुर्थी भी है। सभी साथियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो जनसत्ता पेपर है इसके फ्रंट पेज पे कौन कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इस पर जो एक खबर निकल के आ रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से। तो विनेश फोगाट जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो अभी पेरिस ओलंपिक जो खेल हुए हैं उनमें उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। कारण क्या था? कारण यह था कि जो पेरिस ओलंपिक जो खेल हुए इसमें ये 50 किलोग्राम भार वर्ग में पार्टिसिपेट कर रही थी। किंतु हुआ क्या, इनका जो वजन था वो लगभग 100 किलोग्राम ज़्यादा निकला, है ना। 100 ग्राम ज़्यादा निकला। अब 100 ग्राम ज़्यादा निकलने के चलते इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके द्वारा। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ एक गैर लाभकारी संस्था है। गैर लाभकारी मतलब कोई लाभ के लिए इसे नहीं बनाया गया है। इसकी जो स्थापना है वो 1894 में की गई थी, है ना। और ये डिसाइड करती है कि क्या रूल्स होंगे, किस तरीके के नियम होंगे, है ना। इन सबको ये डिसाइड करती है। तो विनेश फोगाट को हमें याद रखना है किस तरीके से। विनेश फोगाट जो है वो रेसलर है ना। और वहीं बजरंग पुनिया जो है वो भी रेसलर है ना। तो इस तरीके से हमें ये खबर देखना है। हमारे करंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इसका जो अगर यहाँ से हम अगर जीस्ट निकालें तो यही है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। दूसरा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका गठन कब हुआ, क्या कार्य करती है, ये चीज़ें हमें देखना है ना। अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ ये हमें पता हो। अगला जो ओलंपिक होना है वो कहाँ होना है? तो लॉस एंजल्स में, है ना। ये भी हमें पता हो। आगे हम चलते हैं। तो मोहन भागवत जी जो हैं आरएसएस के प्रमुख, इन्होंने बोला है कि आप भगवान हैं या नहीं लोगों को तय करने दें। तो यहाँ हमारे लिए कौन सी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है? तो मणिपुर से रिलेटेड उन्होंने जिक्र किया है, मणिपुर की हिंसा पर। तो मणिपुर में जो हिंसा है उसका बेसिक अगर हम बात करें कि बेसिक मुद्दा क्या है वहाँ पे, तो मणिपुर जो है वो 1972 में क्या हुआ, एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1949 के आसपास की अगर बात करूं, मतलब देश जब आज़ाद हुआ तो 1949 में जो मणिपुर है वहाँ देखो, जो घाटी क्षेत्र है वहाँ दो क्षेत्रों में विभाजित है। एक घाटी क्षेत्र है और एक जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो है नागा, कुकी, जिनका अगर वहाँ पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 30 से 35% है। और वो जो एरिया है पहाड़ी एरिया वो लगभग 90% एरिया है। और जो 10% एरिया है जो घाटी एरिया, उसमें लगभग 60 से 65% आबादी रहती है मैतेई समाज की, है ना। मैतेई जो हिंदू कम्युनिटी है। अब हुआ क्या है कि जो मैतेई कम्युनिटी है उसे एसटी का दर्जा देने की बात की गई थी। इस पर वहाँ पर क्या हुआ, तनाव हो गया सांप्रदायिक, या हम करें कि इस मुद्दे को लेकर वहाँ तनाव की स्थिति बन गई। अब जब तनाव की स्थिति बन गई तो वो अभी तक जारी है। अब मैतेई जो समुदाय की हम बात कर लेते हैं तो 1949 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय तक मैतेई जो समुदाय है उसको एसटी का दर्जा मिला हुआ था। अगर बात की जाए वहाँ की विधानसभा में तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 60 विधानसभा जो वहाँ सीटें हैं उनमें से 40 विधानसभा सीटों में मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है उसका बोलबाला होता है। जबकि 20 जो सीटें हैं वो पहाड़ी हिल्स या कहें कि नागा और कुकी समुदाय से आती हैं। अब जो नागा कुकी ने जो ये आंदोलन छेड़ा है इसके प्रमुख कारण क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण जो निकल के आया है वो ये है कि जो मैतेई समुदाय है, मैतेई समुदाय को अगर एसटी का दर्जा दे दिया गया तो ये लोग जो हैं वो पहाड़ी हिल्स में ज़मीनें खरीद सकते हैं,
है ना। जो रोजगार है, आरक्षण मिलेगा तो जो रोजगार है उसमें भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो मुद्दे हैं वो देखने को आए हैं। मैतेई समुदाय जो है उसका कहना ये है कि भैया हमें पहले से भी एसटी का दर्जा मिला हुआ था, बीच में हमसे छीन लिया गया, तो वो हमारा एक अधिकार है। दूसरा जो है वो यहाँ है कि जो मैतेई समुदाय है वो अपने सांस्कृतिक तथा जो अपनी सामुदायिक जो व्यवस्थित जो एक ढांचा है या सांप्रदायिक धार्मिक जो उनके रीति रिवाज है उनका संरक्षण करने के लिए वो एसटी का दर्जा चाह रहे हैं। तो ये सब घटनाएं मणिपुर से रिलेटेड हैं। तो ये जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट समझा, ये मणिपुर की निचोड़ है। मतलब मणिपुर का जो अभी जो महत्वपूर्ण जो चल रहा है उस पर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है ना। तो मणिपुर का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है। आगे चलते हैं, दक्षेस की बात हुई है। तो जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात की है कि भैया इसको फिर से बहाल किया जाए, है ना। ये बिल्कुल अभी शिथिल हो चला है, तो इसे कैसे हम बहाल करें। हम बात कर लेते हैं दक्षेस की। तो दक्षेस हो या सार्क हो, बात एक ही है, दोनों एक ही नाम है ना। तो दक्षेस की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1985 में दक्षेस की स्थापना की गई। इसके जो सदस्य देश की अगर बात की जाए तो ये 8 सदस्य देश हैं। इसमें अगर बात की जाए तो पड़ोसी प्रथम वाली नीति भारत के तहत देखी जाए तो इसमें क्या होता है कि जो पड़ोसी प्रथम वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो पहला है वो भैया हमारा पड़ोसी है। तो इसमें 8 जो सदस्य हैं वो भारत के पड़ोसी देश ही हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, है ना। तो ये जो देश है ये दक्षेस के सदस्य हैं। दक्षेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्तता, जो क्षेत्रीय अखंडता एकता की बात करते हैं, है ना। उसके बाद में व्यापारिक संबंध बेहतर हो, सांस्कृतिक संबंध बेहतर हो, व्यापारिक गतिविधियां बढ़े, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनका समापन हो, मतलब वो कम हो। इस तरीके की जो नीतियां वो दक्षेस की होती हैं, है ना। तो ये दक्षेस से संबंधित हो गया। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो काठमांडू में इसका मुख्यालय है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके आगे चलते हैं हम। तो यूरोपीय जलवायु परिवर्तन सेवा कॉपरनिकस ने कहा है कि 2024 सबसे गर्म साल होने की संभावना है। आपको पता होगा कि 2023 में भी काफ़ी गर्मी हुई थी। कारण क्या है कि इतनी गर्मी हो रही है? तो अगर कारण की हम बात करें तो पहला कारण तो यही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से असमय विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं, अगर मौसमी घटनाएं की बात करें तो वो घटित हो रही है। इसमें चीज़ें एल नीनो और ला नीनो भी प्रभाव डालता है। हमारे मेंस में एल नीनो और ला नीनो का जिक्र है, प्री में भी हम एल नीनो ला नीनो को हमारे जो प्री का जो सिलेबस है उसमें भी एल नीनो और ला नीनो का जिक्र किया गया है। अब एल नीनो ला नीनो होता क्या है? तो ये एक जटिल जलवायु पैटर्न की परिघटना है। इसमें क्या होता है, ला नीनो जो है उसमें उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर है, उसमें जो जल है उसमें असमय या असामयिक रूप से या असामान्य परिस्थिति में उसका जो ताप है, वो तपन जो है वो बढ़ जाती है ना। जबकि जो ला नीना है, ला नीना में क्या होता है कि शीतलन की प्रक्रिया है ना, असमय शीतलन हो जाता है जल का। तो ये दोनों में अंतर है। और एल नीनो जो होता है वो लगभग 9 से 12 महीनों के अंतराल में आता है, मतलब लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये घटना घटित होती है। जबकि जो ला नीना है वो 12 महीने से 36 महीने तक इसका प्रभाव होता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता हो। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे करंट से रिलेटेड हैं। ये जो खबरें हैं ये हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी तैयार हो पाए। क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका ही यही होना चाहिए कि हमारी जो तैयारी है उसमें बेसिक
भी हम ना भूलें और साथ साथ करंट की तैयारी भी हो जाए। पेपर से हम करंट भी निकाल लें और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी बेहतर हो जाए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल संचयन जन भागीदारी जल संचय जन भागीदारी की पहल की है ना। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कुल मात्रा का जो भारत के पास है वो केवल 4% ताजा पानी है ना। तो जो दुनिया की कुल मात्रा है जल की, उसमें लगभग 4% जो है वो हमारे पास है ना। इसको लेकर हमने जल से संबंधित तथा पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कई कानून हमने पारित किए हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे जल हुआ, जमीन हुआ, इनका संरक्षण किया जा सके। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने 4R की बात की है। अब ये 4R क्या होते हैं? तो रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल। जल का हम रिड्यूस करें, जल को हम रीयूज करें, जल का हम रिचार्ज करें और रिसाइकल में भी उसका प्रयोग करें। इस तरीके से जल के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। भारत की अगर बात की जाए तो 80% जो पानी है वो सिंचाई के लिए अभी वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। सिंचाई में सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं जल का। अगर हम सिंचाई में अगर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? तो इसमें ट्यूबवेल, पाइप का एक नेटवर्क पूरे भूमि पर बिछा दिया जाता है जहाँ पर फसल को उत्पादित किया जाता है या उगाया जाता है। वहाँ पाइप में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और वो जो पानी है वो उस जो फसल है उसके वहाँ पे बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं, है ना। तो ड्रिप सिंचाई का जो कॉन्सेप्ट है वो जल संरक्षण के लिए अहम योगदान दे सकता है। तो इसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। हमें यहाँ याद क्या रखना है? एक तो देश के पास जो पूरा दुनिया के पास जल है उसका 4% है ताज़ा पानी। 4R का कॉन्सेप्ट हमें याद हो, इसका हम मेंस के आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमें जल संचय जन भागीदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता हो, इसे भी हम मेंस के आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं करंट के लिहाज से। तो एक इकॉनमी के संदर्भ में एक खबर आई है कि देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 2.3 अरब डॉलर बढ़कर 683.987 अरब डॉलर हो गया है। देखो, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था या देश की प्रगति को सूचित करता है। हमारे पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार होगा, हमारी जो वृद्धि है या हमारा जो दुनिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझूं तो दुनिया की नज़र से हमारा उतना ही सम्मान होगा। क्योंकि मुद्रा भंडार बढ़ना मतलब हम उतनी चीज़ें विभिन्न देशों से खरीद सकते हैं। कितने समय का हमारे पास रिजर्व है कि हम चीज़ों को आयात कर पाए, तो ये निर्धारित होता है विदेशी मुद्रा भंडार से। विदेशी मुद्रा भंडार का जो संरक्षक है वो भारत में कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करती है या उसका नियंत्रण करने का जो महत्वपूर्ण जिम्मा है वो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। अगर बात की जाए जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें कौन कौन सी मुद्राओं को रखा जाता है, कौन कौन सी मुद्राएं? तो यूरो इसमें होता है, पाउंड, येन, या फिर हम बात करें यूएस की जो मुद्रा है रेनबिन्बी जो है ना। इन सब को विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। सोने को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वर्तमान में बढ़कर 683.987 अरब डॉलर हो गया है। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं तो जो पर्यटन मंत्रालय है उसने एक पहल की है। कौन सी? देखो अपना देश, है ना। तो आपको याद क्या रखना है? देखो अपना देश जो है वो पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अभी बात की जाए तो पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान कर उन्हें मिशन मोड के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाने का एक प्रपोजल है।
कि भैया आप मतदान करो, अगर मतदान बेहतर होगा तो जो आपने पर्यटन स्थल बताया उसका विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा और उसे पर्यटक स्थलों में जोड़ा जाएगा, है ना। इसमें आध्यात्मिक हो गया, सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति और वन्य जीव, साहसिक और अन्य जैसे पर्यटक स्थल शामिल है। इसे 5 पर्यटन श्रेणियों में बांटा गया है ना, ये भी आपको पता हो। आगे हम चलते हैं तो ये कार्बन फाइबर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अब कार्बन फाइबर जो है वो क्या होता है, तो कार्बन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर फाइबर को तैयार करना। ये जो फाइबर है ये मजबूत मतलब संगठन दर्शाता है। तो कार्बन फाइबर जो है उसका उपयोग अभी वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में हो रहा है, और अभी वर्तमान में सरकार अगर बात की जाए तो जो हमारे कपड़ा है ना, फाइबर है, उसमें भी इसका प्रयोग करने वाली है ना। अभी हमारे पास कार्बन फाइबर का उत्पादन नहीं हो रहा है। अभी हम अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी के द्वारा जो कार्बन फाइबर है उसका आयात करते हैं, है ना। तो ये हमें पता हो। आगे हम चलते हैं तो एक है इन्फ्लेशन से संबंधित खबर, जिसमें शाकाहारी जो थाली है या वेज थाली जो है उसमें कमी आई है, उसका जो रेट है वो कम हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये क्रिसिल की एक रिपोर्ट है। क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है। देखो रेटिंग एजेंसी की बात की जाए तो रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है कि भैया ये शेयर मार्केट में कंपनी को भी रेटिंग देती है। इसी तरीके से क्रिसिल ने इन्फ्लेशन पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं तो एक खबर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, आईआर से। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाया जाए। अब तीस्ता जल बंटवारा क्या है, तो भारत और पश्चिम बंगाल के मध्य पश्चिम बंगाल, माफ़ी चाहता हूँ, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल बंटवारे को लेकर काफ़ी बैठकें हुई, है ना। इस पर अभी तक कोई बेहतर विकल्प नहीं आया है, किंतु अभी जो यूनुस हैं, जो बांग्लादेश के महत्वपूर्ण अंतरिम सरकार में अंतरिम सरकार के जो नेता हैं वो हैं। तो जो ये मोहम्मद यूनुस है उन्होंने कहा है कि भैया जो तीस्ता जल बंटवारा है उसके मुद्दे को सुलझाया जाए, है ना। तो ये एक आया है क्षेत्रीय जो संगठन है दक्षेस, उसके बारे में हमने जान ही लिया है। आगे हम चलते हैं तो मणिपुर की खबर हमने देख ही ली है, मणिपुर को भी हमने समझ लिया है। एक जो है एक खबर हमारे स्वास्थ्य से संबंधित आई है, यूविन पोर्टल। अब यूविन पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित है ना। टीकाकरण से संबंधित जो पोर्टल है वो कौन सा है, यूविन। और यूविन जो है ये पोर्टल गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के टीकाकरण प्रबंधन के लिए इस महीने के अंत तक यूविन नाम के पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, है ना। तो हमें याद रखने वाली बात यह है कि यूविन जो पोर्टल है वो टीकाकरण से संबंधित है। इसमें महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण पर ध्यान दिया जा रहा है ना। टीकाकरण की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए यूविन पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, है ना। आगे हम चलते हैं तो देश के 85% जिलों में बाढ़ व सूखे जैसी घटनाओं का असर। देखो एक खबर ये जो है ये भी हमारा क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ना। तो आईपी ग्लोबल और ESRI इंडिया का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत देश के 85% जो जिले हैं वो बाढ़ या फिर सूखे जैसी घटनाओं से प्रभावित होने वाले हैं। 2036 तक की हम बात करें तो 147 करोड़ से अधिक भारतीय जो हैं वो चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित होंगे। अब चरम मौसमी घटनाएं क्या होती हैं, तो जैसे बाढ़ हो गया, सूखे की स्थिति हो गई, इस तरीके की जो घटनाएं होती है उन्हें चरम मौसमी घटनाओं का रूप दिया जाता है। अध्ययन में बताया गया है कि बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम के 60% से जो अधिक जिले हैं
एक से अधिक चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में ये कॉन्सेप्ट एक बेहतर महत्वपूर्ण जो आधार प्रदान करेगा, वो यहाँ आधार प्रदान करेगा। जब हम मेंस में इस तरीके की चीज़ों को पुट करते हैं तो इससे क्या होता है, आंसर में बेहतर एक क्या बोलते हैं उसे, कि एक बेहतर स्थिति आंसर की दिखती है, और जो कॉपी को जांचने वाला है वो आंसर देखकर आपको आधा या एक नंबर ज़्यादा दे देता है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। अब जो प्रवीण कुमार जी हैं उन्होंने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अगर बात करें तो भारत अभी तक जो पैरालंपिक खेल है, पेरिस में जो पैरालंपिक खेल हो रहे हैं उसमें तालिका में 14वें स्थान पर आ गया है ना। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक गर्व की बात है। आगे हम चलते हैं तो एक खबर है गगन नारंग से संबंधित। अब गगन नारंग कौन है, देखो पहले तो हमें ये पता हो गगन नारंग कौन है। तो ये निशानेबाज हैं, इन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। देखो पीटी के लेवल पर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया ये बताओ कि गगन नारंग कौन है, तो ये निशानेबाज हैं, है ना। उसमें 3-4 विकल्प दे देंगे। इन्होंने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो लंदन ओलंपिक में जीता। इस तरीके से हमें पता हो। आगे हम चलते हैं तो एक खबर और निकल के आ रही है कि समापन समारोह में हरविंदर व प्रीति जो है वो भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो आपको पता हो कि समापन जो समारोह होगा पेरिस पैरालंपिक में, उसमें प्रीति तथा हरविंदर सिंह जी जो हैं वो भारत के ध्वजवाहक होंगे। हरविंदर सिंह जी जो है वो स्वर्ण पदक विजेता है तीरंदाज में, जबकि अगर ये जो है प्रीति पाल, ये पेरिस पैरालंपिक खेल में क्या है, फर्राटा धाविका है। धाविका कौन है, प्रीति पाल, और तीरंदाज कौन है, हरविंदर सिंह। इन्हें अभी जिम्मेदारी सौंपी है समापन समारोह में ध्वजवाहक की। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस खबर को हम ध्यान दें। आगे हम चलते हैं कि जो PR श्रीजेश हैं ये किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। हॉकी के गोलकीपर हैं ये, है ना। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि अगला जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजिल्स में 2028 में, उसमें स्वर्ण जीत सकती है भारतीय टीम, ऐसा उन्होंने दावा किया है ना। ऐसे उन्होंने संभावना जताई है कि भैया जो अगला ओलंपिक होने वाला है उसमें भारत जो है वो भारतीय हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीत सकता है ना। और अगला ओलंपिक जो है वो कहाँ होने वाला है, लॉस एंजिल्स में, कब, 2028 में। तो ये आपको पता हो। आज का जो पेपर है उसके हमने जितने भी करंट अफेयर है वो डिस्कस कर लिए हैं। आशा है आपको ये जो करंट अफेयर की सीरीज है वो पसंद आ रही होगी, करंट अफेयर आपको ठीक लग रहे होंगे। अगर कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप लोगों का अगर प्यार बना रहेगा तो हम और भी सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।